हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सितंबर 2024 का जो भी आरबीआई सर्कुलर्स था उसको हमने सेपरेट लेक्चर में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम उन आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टैटिक पॉइंट से हो या फिर करंट में अभी जो फैसला लिया गया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप कि जितने भी लोग ये वाला लेक्चर देख रहे हैं वो सभी लोग सितंबर 2024 आरबीआई सर्कुलर्स वाला जो लेक्चर है वो लोग सभी देख करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाकर के देख लीजिए पहले, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 के आरबीआई सर्कुलर के अकॉर्डिंग एडी कैटेगरी 1 बैंकों को मंथली बेसिस पे इनमें से क्या सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो सीआईएमएस है उसके अंदर फर्निश करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको मंथली बेसिस पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत उसने जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किया है और एक्चुअल में जितना फंड उसने रेमिट किया है उससे जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको फर्निश करना पड़ता है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड टोटल नंबर रेमिटेड अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। यहाँ पे डिटेल्स में भी यही दिया गया है कि दिसंबर 2023 के आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको मंथली बेसिस पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत उसने कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किया है लोगों के द्वारा। किसी को अगर पैसा भेजना है भारत के बाहर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत तो उसको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास, राइट। तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे एडी कैटेगरी 1 बैंक्स ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को रिसीव किया है और एक्चुअल में कितना फंड भारत के द्वारा भेजा गया है इसको लेकर की जो इंफॉर्मेशन रहता है वो इसको फर्निश करना पड़ता है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ओके, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या फैसला लिया गया, तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है इसको रिव्यू किया गया और यहाँ पे ये जो एक रिक्वायरमेंट है एडी कैटेगरी 1 बैंकों के लिए कि उसको एलआरएस मंथली रिटर्न, ये मंथली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करने का ये जो रिक्वायरमेंट है अब इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया गया है। मतलब कि अब एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना होगा। ओके, ये जो रिटर्न सबमिट करना पड़ता था कि एलआरएस के अंदर उसने कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किया है, कितना पैसा भारत के बाहर भेजा गया है, तो ये रिटर्न अब इसको सबमिट नहीं करना पड़ेगा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर। ओके, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा था कि दिसंबर 2023 के सर्कुलर के हिसाब से एडी कैटेगरी 1 बैंकों को इनमें से क्या मंथली बेसिस पे सीआईएमएस पोर्टल के अंदर फर्निश करना पड़ता था। ओके, तो एलआरएस के तहत उसने जितने एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं और जो टोटल पैसा भारत के बाहर भेजा गया है उसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको सीआईएमएस के अंदर फर्निश करना पड़ता था। ठीक है, हालांकि इस रिक्वायरमेंट को अभी यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों का इसलिए एक्सप्लेन करी, वैसे तो हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें और अगर कोई चीज़ है जो कि आपके दिमाग में नहीं है, आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे वो फिर से आपके दिमाग में आ जाए और ये आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर लें। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस रिपोर्टिंग मंथ से एडी कैटेगरी 1 बैंकों को एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सितंबर 2024 रिपोर्टिंग मंथ से एडी कैटेगरी 1 बैंकों को एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, सितंबर 2024। तो हर मंथ के लिए जो एलआरएस मंथली रिटर्न था वो सबमिट करना पड़ता था एडी कैटेगरी 1 बैंकों को सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे
ये जो रिपोर्टिंग मंथ था सितंबर 2024, इस रिपोर्टिंग मंथ से अब 80 कैटेगरी 1 बैंकों को एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ओके, और हर रिटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड दिया जाता है। तो एलआरएस मंथली रिटर्न को, जो कि अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिटर्न कोड प्रोवाइड किया गया था, R089। ओके, और देखिए यहाँ पे अब जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। अब से इसको सिर्फ एलआरएस डेली रिटर्न के तहत जो ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन रहता है वो अपलोड करना पड़ेगा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर। मतलब कि जो इंडिविजुअल रेमिटेंसेस का डिटेल्स है वो उसको एलआरएस डेली रिटर्न के अंदर अपलोड करना होगा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर। और कब अपलोड करना होगा, तो एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑन सीआईएमएस। मतलब कि मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है, उसने वो किसी एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के पास गया और उसके थ्रू उसने भारत के बाहर कुछ पैसा भेजा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स है वो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, लेट्स से कि कल नेक्स्ट वर्किंग डे है, तो कल जो बिजनेस आवर होगा उस तक सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरबीआई का न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को कब तक एलआरएस जो डेली एलआरएस ट्रांजैक्शन डेटा है वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर देना होगा। तो अभी हमने देखा बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसका जो डिटेल्स है वो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसके बिजनेस आवर तक सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यू एलआरएस डेली रिटर्न सिस्टम है जिसके अंदर अब जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको सिर्फ जो एलआरएस डेली रिटर्न है वो सबमिट करना पड़ेगा, एलआरएस मंथली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के पास किसी भी तरह का डेटा अवेलेबल नहीं होता है सबमिट करने के लिए, तो इस केस में एडी कैटेगरी 1 बैंक सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर क्या सबमिट करेगा, इनमें से ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के केस में जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है वो एक नील रिपोर्ट सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नील रिपोर्ट। ओके, तो किसी दिन एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा किसी भी तरह का जो रेमिटेंस होता है वो फैसिलिटेट नहीं कराया गया, मतलब उसने एलआरएस के अंदर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर किसी भी तरह का जो रेमिटेंस है इसको फैसिलिटेट नहीं किया है। तो इस केस में भी इसको जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर। एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को एक नील रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक पॉइंट से पूछा गया है और अभी जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है वो आपसे स्टैटिक पॉइंट से ही पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत करंट रेमिटेंस लिमिट क्या है पर फाइनेंशियल ईयर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब कि रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत के बाहर कितना पैसा भेज सकता है। ओके, तो यहाँ पे $2,50,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत के बाहर भेज सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, $2,50,000। ओके, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जितने सारे भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है इंक्लूडिंग माइनर, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पर फाइनेंशियल ईयर अप टू $2,50,000 तक भारत के बाहर भेज सकता है किसी भी परमिसिबल करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा इसी लिमिट तक वो जो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी होता है वो भी अवेल कर सकता है, जो फॉरेन करेंसी होता है वो भी वो अवेल कर सकता है और भारत के बाहर अगर वो जा रहा है तो अपने साथ लेकर के जा सकता है। ओके, समझ में आ गया। तो सिंपली आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि एलआरएस के तहत आप भारत के बाहर एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी, $2,50,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को 4 फरवरी 2004 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 फरवरी 2004। ओके, तो सिंपली आपसे कब एलआरएस स्कीम को लॉन्च किया गया था ये आपसे डेट और ईयर पूछा जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इनमें से कौन सा परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए परचेस ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड, जो ऑप्शन ए है ये तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ऑप्शन सी में है ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, तो ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ऑप्शन डी में क्या है, सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरीज अब्रॉड, तो ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि इन सबको करने से भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें प्रभाव आ रहा है, तो वो सब क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो क्या बच गया, ऑप्शन बी बच गया, प्राइवेट विजिट अब्रॉड। तो ये क्या हो गया, ये आपका करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, प्राइवेट विजिट अब्रॉड। तो आप किसी देश जा रहे हैं प्राइवेट अपने पर्सनल रीजन से या फिर अपने बिजनेस पर्पस से, तो उसके लिए आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो फॉरेन करेंसी होता है वो अवेल कर सकते हैं। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत ये परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी आप ले सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कौन कौन सा परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप भारत के बाहर पैसे भेज सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो नेपाल और भूटान को छोड़ करके किसी भी देश आप जा रहे हैं, इसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप इस स्कीम के तहत गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं, उसको परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भारत के बाहर जा रहे हैं या फिर हमेशा के लिए आप वहाँ पर सेटल होने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी होता है वो अवेल कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव है वो भारत के बाहर रह रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए आप इस स्कीम के तहत भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। बिजनेस ट्रिप पे आप जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आप भारत के बाहर जा रहे हैं, तो इन सब के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए आप भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी होता है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ओके, तो सिंपली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसको करने से भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जो एसेट्स है, जो लायबिलिटी है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें चेंजेस आता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए जो है गिफ्ट एंड डोनेशंस, ये तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा, अभी ही हमने देखा, राइट। ऑप्शन बी है मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड, तो ये भी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, तो ये भी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा। इन सबको करने से भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जो एसेट है, लायबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो जाहिर सा बात है कि भारत के बाहर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत के बाहर आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड। ओके, और देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है कि एग्जैक्टली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कौन कौन सा परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। तो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में वहाँ के बैंक के पास आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो उसमें आप पैसा भेज सकते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। भारत के बाहर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, उसके लिए आप इस स्कीम के तहत पैसा भेज सकते हैं।
भारत के बाहर किसी देश में वहाँ के शेयर, सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप एलआरएस के तहत पैसा भेज सकते हैं। भारत के बाहर किसी देश में होली ओन्ड सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर आपको सेटअप करना है, उसके लिए आप एलआरएस के तहत भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। या फिर कोई आपका नॉन रेसिडेंट इंडियन रिलेटिव है जो कि एज अ रिलेटिव के तौर पे डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो उसको आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इंडियन रुपीज़ में जो लोन्स होता है वो प्रोवाइड करने के लिए भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, जिसके लिए आप भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? और आई होप कि अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कौन सा परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या कौन सा परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वैसे तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा कि एलआरएस के तहत कौन कौन सा परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है नहीं, 5-6 ही पॉइंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और एलआरएस के तहत कौन कौन सा परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2,50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा भारत के बाहर भेजना चाहता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, तो इस केस में इनमें से क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2,50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा भारत के बाहर भेजना चाहता है, तो फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रायर परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। अगर कोई चाहता है कि वो किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2,50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा भेजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2004 में जब पहली बार लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय इनिशियल लिमिट क्या था। उस समय आप एक साल के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा भारत के बाहर भेज सकते थे। तो यहाँ पे 2004 में जब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके लिए इनिशियल लिमिट क्या था, 25,000 यूएस डॉलर। तभी क्या था कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम 25,000 यूएस डॉलर ही भारत के बाहर भेज सकते थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25,000 यूएस डॉलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004 में ये लिमिट कितना था, इनिशियल लिमिट 25,000 यूएस डॉलर। ओके, 2006 में इसको बढ़ा करके 50,000 यूएस डॉलर कर दिया गया था। 2007 में फिर से इसको डबल कर दिया गया था, 1 लाख यूएसडी कर दिया गया था। 2007 में ही फिर से इसको डबल कर दिया गया था, 2 लाख यूएसडी डॉलर कर दिया गया था। और फिर 2013 में इसको कम करके 75,000 यूएस डॉलर कर दिया गया था। उसके एक साल के बाद फिर से इसको बढ़ा करके 1,25,000 यूएस डॉलर कर दिया गया था। और फिर एक साल के बाद 2015 में इसको बढ़ा करके 2,50,000 यूएस डॉलर कर दिया गया था। तो 2015 से लेकर के अभी तक यही लिमिट है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से जो सुपरवाइज एंटिटीज है, जो बैंक है, एनबीएफसीज है, तो उसके अंदर जो गोल्ड लोन प्रैक्टिसेस में डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में सुपरवाइज एंटिटीज के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाएगा तो उसके कितने दिनों के अंदर उसको ये रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स उसको रिपोर्ट करना होगा। गोल्ड लोन प्रैक्टिसेस, गोल्ड के अगेंस्ट में वो जो लोन देता है लोगों को, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, उसके अगेंस्ट में लोगों को जो वो लोन देता है, तो उसके अंदर जो भी आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी है, तो उसके रिगार्डिंग वो जो भी एक्शन लेगा उसको ठीक करने के लिए, तो उसको लेकर के विद इन 3 मंथ्स में उसको रिपोर्ट करना होगा। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो जो भी सुपरवाइज एंटिटीज है उसके द्वारा गोल्ड लोन प्रैक्टिसेस के अंदर जो भी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको लेकर के जो भी वो एक्शन लेगा उसको ठीक करने के लिए डेफिशिएंसी को, तो यहाँ पे उसको इस सर्कुलर का, मतलब कि ये सर्कुलर कब का है, सितंबर का है, तो यहाँ पे उसके 3 महीने के अंदर उसको रिजर्व बैंक का जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को सबसे पहली बार 1 अप्रैल 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015। ओके, इस स्कीम के तहत होता क्या है, तो इस स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर्स है उनको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है इंडियन रुपीज में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा स्कीम है ना इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो ये स्कीम ना 30 जून तक ही वैलिड था। 30 जून, वैसे तो जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो ये स्कीम 5 साल तक के लिए वैलिड था, लेकिन इसके बाद सरकार ने बहुत बार इसको एक्सटेंड किया। कोविड के समय में भी इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो ये स्कीम ना 30 जून 2024 तक ही वैलिड था। 30 जून 2024 के बाद इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था 31 अगस्त 2024 तक। और यहाँ पे ये जो इसको 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड किया गया था, तो ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है उसके लिए किया गया था। ओके, अब यहाँ पे फिर से क्या किया गया है, तो यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया है कि ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, इसको 1 सितंबर 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो 31 अगस्त को ये खत्म होने वाला था, तो सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए इस स्कीम को फिर से एक्सटेंड कर दिया था। और याद रखिएगा कि यहाँ पे भी जो एक्सटेंशन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए हुआ है। ओके, तो जो नॉन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स आता था, उसके लिए ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2024 तक के लिए ही वैलिड था। उसके बाद इस स्कीम को जो भी एक्सटेंड किया गया है, पहले 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया और फिर अभी 1 महीने के लिए और इसको एक्सटेंड किया गया है। 30 सितंबर तक ये जो स्कीम था वो वैलिड था। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ था वो सिर्फ किसके लिए हुआ था, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए हुआ था। नॉन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स आता है उसके लिए स्कीम सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2024 तक वैलिड था। ये याद रखिएगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंसेस है उसको इक्वलाइज करना इस पूरे स्कीम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू इक्वलाइज द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स फॉर एक्सपोर्टर्स। तो हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्टर्स है ना, उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से मिलता है उसके ऊपर एक्सपोर्टर को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो वो सामान इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है उसका प्राइस वो ज़्यादा रखता है। और एट द सेम टाइम दूसरे देश का जो एक्सपोर्टर है उसको क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन मिल जाता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट को जब सेल करता है तो उसका प्राइस वो कम रखता है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन बी, टू इक्वलाइज द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स फॉर एक्सपोर्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर करेंटली जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर है उसको किस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरर का बात हो रहा है, तो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट क्या है, 3%। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3%। देखिए जो भी मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है उसके द्वारा कुछ स्पेसिफाइड 410 एचएस लाइन है, स्पेसिफाइड 410 अलग अलग प्रोडक्ट का कैटेगरी है, तो उसमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो एक्सपोर्ट करता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो स्पेसिफाइड 410 एचएस लाइन के अंदर
किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके लिए वो बैंक से प्री या पोस्ट शिपमेंट रुपये एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेल करता है, तो उसके ऊपर उसको 2% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि कोई एक्सपोर्टर है, वो बैंक जाता है, बैंक से वो लेट्स से कि प्री शिपमेंट रुपये एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेल करता है और बैंक बोलता है कि हम इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो वो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर ना सिर्फ 8% रेट के हिसाब से ही जो इंटरेस्ट पे करने का बटन है वो आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और अगर हम बात करते हैं एमएसएमई मैन्युफैक्चरर के बारे में, तो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसी भी एचएस लाइन के तहत कोई भी अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके लिए वो प्री या पोस्ट शिपमेंट रुपये एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेल करता है, तो उसके ऊपर उसको 3% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। याद रहेगा ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, और ये अभी जो करंट में फैसला लिया गया है उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमने सर्कुलर पढ़ा था उसमें ये वाला पॉइंट था, उसके ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मैक्सिमम कितना सबवेंशन अमाउंट प्रोवाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसके अंदर जो एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है उसको मैक्सिमम कितने अमाउंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम उसको इस पीरियड के लिए 5 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो सबवेंशन अमाउंट है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपीज। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर ना किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए का ही जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि ये जो स्कीम है वो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के लिए कब तक वैलिड है, 30 सितंबर 2024 तक वैलिड है, राइट। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के लिए पर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मैक्सिमम कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपीज़ का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझें तो इस पीरियड के लिए जो बैंक है वो पर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का जो रीइंबर्समेंट का क्लेम होता है वो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है नॉन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर, तो हमने देखा था कि नॉन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है, इसके लिए स्कीम कब तक वैलिड है, 30 जून 2024 तक ही ये स्कीम वैलिड था। तो यहाँ पे 30 जून 2024 तक के लिए जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है और मर्चेंट एक्सपोर्टर है इस नॉन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर, उसको मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपीस का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, जो सबवेंशन अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 30 जून 2024 तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर जो नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है उसको मैक्सिमम कितने अमाउंट का जो मैक्सिमम कितने अमाउंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपीज़ का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक का जो रीइंबर्समेंट क्लेम है वो बैंक कर सकता है नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए 30 जून 2024 तक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.5 करोड़ रुपीज़। देखिए अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप जो लॉन्ग लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे हमने चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को इनमें से किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जॉइंटली मॉनिटर किया जाता है।
ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो डीजीएफटी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसके द्वारा जॉइंटली मॉनिटर किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरबीआई एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, समझ में आ गया। तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।